हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी जो है बुक सेकंड चल रही है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसी क्रम में आज आपका जो है यहाँ पर अध्याय 14वां है, महासागरीय जल संचलन। तो आज यहाँ पर हम इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए कल हमने वीडियो के पार्ट 1 में हम सभी लोगों ने कल हमने यहाँ पर लहरें और यहाँ पर ज्वार भाटा यानी कि यहाँ पर जो महासागरीय जल में क्षैतिज गति में हमने यहाँ पर लहरों के बारे में और ऊर्ध्वाधर गति में ज्वार भाटा के बारे में कल हमने कवर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज यहाँ पर हम महासागरीय धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। महासागरीय धाराएं ये क्षैतिज गति करती हैं, तो आज इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, महासागरीय धाराएं ये कैसे उत्पन्न होती हैं, क्या प्रभाव डालती हैं। तो हेडिंग डाल ली होगी आपने। देखिए महासागरीय धाराएं जो होती हैं ये वास्तव में एक नदी के प्रवाह के समान होती हैं। यानी जैसे नदी एक पूरा अपने एक घाटी में बहती है, नदी अपनी पूरी जो नाली है, वेदिका है, उसके अंदर बहती है, उसी प्रकार से ये भी जो धाराएं हैं इनका एक प्रवाह नदी के रूप की तरह होता है। यानी नदी का जल जैसे बहता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से धाराओं का जल भी है। यहाँ पर महासागरीय धाराएं भी हैं, ये यानी महासागर में ही जो आपके महासागर हैं उन्हीं में इनका प्रवाह एकदम गतिमान होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ नोट कर लेना, महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं। ये करती क्या है, ये निश्चित मार्ग और दिशा में जल के नियमित प्रवाह को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये जो धाराएं हैं ये दो प्रकार के बलों से ये प्रभावित होती हैं। कौन कौन से दो प्रकार के बल हैं, तो यहाँ लिख लेना, ये धाराएं दो प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती हैं। यहाँ पर आपका जो पहला बल है, यानी यहाँ पर ए सब पॉइंट बना देना इसका, सेकंड का पहला है प्राथमिक बल, यानी जो बल गति को आरंभ करता है, यानी जल में जो बल जल के अंतर्गत गति को आरंभ करता है वो प्रारंभिक बल माना जाता है। दूसरा बल यहाँ पर है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट का बी सेकंड सब पॉइंट, तृतीयक बल वो बल है जो धाराओं को प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी धाराओं का जो फ्लो है, प्रवाह है, उसको नियंत्रित करने वाला बल होता है कौन सा, द्वितीयक बल कहलाएगा। प्राथमिक बल में हमारे आ जाती है सौर ऊर्जा आ जाती है, वायु आ जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल आ जाता है, कोरियोलॉसिस बल आ जाता है। ये सब हमारे जो है आपके प्राथमिक बल में आ जाती हैं। वहीं द्वितीयक बल में आपका जो है यानी तट की दिशा या आकार, तलीय आकृतियां हैं, मौसमी परिवर्तन है यहाँ पर, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन वगैरह है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें जो है प्रभावित कर देनी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यानी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर अब आपने नोट कर लिया है, यानी कि यहाँ पर आपने सेकंड सब पॉइंट के दोनों सब पॉइंट नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी में ही थर्ड सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे। यहाँ पर इसमें आगे लिखेंगे, यहाँ पर सौर ऊर्जा, वायु, गुरुत्वाकर्षण तथा कोरियोलॉसिस बल, ये क्या है, ये प्राथमिक बल हैं। ये थर्ड सब पॉइंट में आपने लिख लिया होगा कि सौर ऊर्जा, वायु, गुरुत्वाकर्षण तथा कोरियोलॉसिस बल ये प्राथमिक बल हैं। अब देखिए जो महासागरीय संचलन है वो होता कैसे है, महासागरीय जल का जो धाराएं हैं गतिमान होती कैसे हैं, उनकी एक आसान सी प्रोसेस समझ लेते हैं। अब देखते हैं, देखिए ये मान लेते हैं ये महासागर है, ठीक है, ये पूरा आपका जो है महासागर है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है आपका जो है ये पूरा महासागर का है, ठीक है। अब देखिए महासागर में हमने यहाँ पर ये पोर्शन को डिवाइड कर लिया। तो चलिए कोई बात नहीं, नीचे आते हैं हम, यहाँ पर इमेज में आ जाते हैं। इमेज है हमारे सामने, ठीक है, इमेज आप देख पा रहे हैं, ये पूरा महासागर का पोर्शन आपके सामने है ये, ठीक है। ये बीच में आपकी जो रेखा जा रही है 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुववृत्त जा रही है। अब होता क्या है कि सौर का यानी सूर्य का प्रकाश है जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, इसकी वजह से जल जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। यानी विषुववृत्त पर प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, सूर्य का लंबवत पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है, विषुववृत्त के पास वाला जो जल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से बाष्पीकरण तो होता ही होता है। बाष्पीकरण के होने की वजह से क्या होता है, जो समुद्र का तल है, समुद्र के तल से जल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। यानी जैसे मान लो ये समुद्र का तल है, तो समुद्र के तल के ऊपर से जल थोड़ा सा यानी लगभग 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। अब देखिए, अब आप समझने वाली बात है, एक तो ये समुद्र का तल है बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर तल से जल जो है वो 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। अब ऊपर उठने के बाद यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दो चीज़ें ये होती हैं कि यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा भी यहाँ पर इसके नीचे ये वाला हिस्सा होता है, इसके नीचे ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब आप समझने वाली बात है कि यानी कि ये बीच वाले हिस्से में जल ऊपर उठा हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर वाला हिस्से का जल भी डाउन है और नीचे वाले हिस्से का जल भी डाउन है। तो ऑब्वियस सी बात है जल का फ्लो ऊपर की तरफ भी होगा, नीचे की तरफ भागने की कोशिश करेगा जल। अब होता क्या है यहाँ पर, अब अगला बल यहाँ पे काम करता है फिर कौन सा, वायु।
अब वायु ये करती है कि वायु यहाँ पर जो गतिमान होती है वो इस ऊंचाई वाले जल को, यानी कि जो जल इस तरह से ऊंचाई में है और ये वायु यहाँ पे चलती है, तो ये ऊंचाई वाले जल को क्या करती है, ये अपने साथ इसे नीचे जो नीचाई वाली तरफ है उसकी तरफ ले जाती है। तो यहाँ पर ये वायु का रोल है, यानी वायु क्या करती है, जल के साथ घर्षण करती है और जल को फिर आगे की तरफ धकेलती है। यानी आपने कल देखा था कि वायु की वजह से जल के अंदर तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो वो वायु यहाँ जब घर्षित करती है तो ऊंचाई वाला जो जल है 8 सेंटीमीटर विषुवत वृत्त पर जल उठ गया है सूर्य के प्रकाश की वजह से, वो जल यहाँ पर घूम यानी आगे बढ़ जाता है। ऊपर से कोरियोलिसिस बल, तो कोरियोलिसिस बल के बारे में आप पढ़कर आए हैं। कोरियोलिसिस बल की वजह से क्या होता है यहाँ पर, यानी जल तो ये घूम गया आगे बढ़ गया, इसके अलावा फिर गुरुत्वाकर्षण बल पे आ जाते हैं, यानी जल जैसे ही आगे बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्यरत होता है, तो ऊंचाई वाला जल एकदम नीचे आगे गिरता है, ठीक है, यानी कि वही स्थिति बन जाती है, तरंग वाली स्थिति बन जाती है, तो जल ऐसे करके आगे गिरता है, ठीक है। आगे गिरने पर ये वाला जल थोड़ा छोड़ता है, वो आगे और बढ़ जाता है, ऐसे करके फ्लो बन जाता है। वहीं कोरियोलिसिस बल ये करता है कि कोरियोलिसिस बल के प्रभाव की वजह से आप जानते हैं जो महासागरीय हवा है, यानी कि आप जो जानते हैं हवाएं वायु की दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं तरफ हो जाती है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है ये वायु जब घूम जाती है तो उसी अकॉर्डिंग जो महासागरीय धारा है ये उसे अपनी ओर यानी अपने साथ खींच ले जाती है। ये कोरियोलिसिस बल का प्रभाव करता है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर महासागरीय धारा का संचलन हो जाता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि महासागरीय धारा का संचलन कैसे होता है। मैंने यहाँ पर डायग्राम की मदद से इसलिए समझाया है ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने पहले के सब पॉइंट लिख लिए हैं। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट में सौर ऊर्जा से जल गर्म होकर फैलने के कारण, सौर ऊर्जा से जल गर्म होकर फैलने के कारण विषुवत वृत्त के पास यानी 0 डिग्री अक्षांश के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। यानी जो हमारे मध्य अक्षांश हैं, बीच वाले अक्षांश हैं, इनकी अपेक्षा यानी ये जो पार्ट है भूमध्य रेखा वाला पार्ट, यहाँ पे जल का स्तर इन ऊपर और नीचे की तुलना में यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है। यानी हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर एक समतल आकृति ऐसे बना लेते हैं, यानी ये हिस्सा ऊंचा है और ये यानी कि ये हम मान लेते हैं नॉर्थ गोलार्ध वाला है और ये दक्षिणी गोलार्ध वाला है। तो यानी ये दोनों हिस्से नीचे रह गए और ये विषुवत वृत्त वाला जो हिस्सा है 0 डिग्री अक्षांश वाला हिस्सा ये ऊपर उठ गया। तो आप समझ सकते हैं जल वायु भी चल रही है, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, कोरियोलिसिस बल भी लग रहा है, तो ये यहाँ से जो जल होता है ये फिर आगे इधर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। तो आपने पहला सेकंड पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर इसी में सब पॉइंट नोट कर लेना। यहाँ पर महासागर की सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। सेकंड का पहला सब पॉइंट पूरा यहाँ पे प्रोसेस समझ में आ जाएगा आपको कि महासागरीय सतह पर जो वायु बहती है वो क्या करती है, वो जल को गतिमान करती है, गति देती है, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे क्या करता है, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल जो है वो नीचे बैठता है और यह एकत्रित जलदाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। यानी जलदाब की जो प्रवणता होती है यानी ढाल टाइप होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है कि जल पहले नीचे बैठता है, नीचे बैठने से क्या होता है, नीचे वाला जो यहाँ पर जल उपस्थित है वो अपनी जगह खाली करता है, यानी दबाव पड़ेगा ऊपर से एकदम नीचे की तरफ, तो ये वाला जल आगे बढ़ जाएगा ऐसे करके, यानी तरंग के साथ, ठीक है। तो ऐसे करके जल जो है फॉरवर्ड होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इस सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा यहाँ पर। अब कोरियोलिसिस बल क्या करता है, तो थर्ड सब पॉइंट यहाँ लिख लेना। कोरियोलिसिस बल क्या कर रहा है यहाँ पर, एक कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है। और बहाव के समय क्या होता है, ये वलय के आकार का होता है, ठीक है। यानी इनके चारों ओर जो बहाव होता है जल का वो वलय के आकार का होता है, वलय के आकार में बहाव होता है, ठीक है। यानी वृत्ताकार धाराएं जो होती हैं वो बनती हैं। तो केवल आप यहाँ तक लिख लेना। तो ये आपने जान ली कि भाई महासागरीय जल जो है, महासागरीय धाराएं गति कैसे करती हैं, तो वो आपने प्रोसेस जान ली, किस तरह से गति इन्हें मिलती है, ठीक है। यानी अब आपसे अगर कोई पूछे महासागरीय धाराओं की गति करने में कारक कौन कौन से उत्तरदायी होते हैं, तो सबसे पहला कारक है सूर्य का प्रकाश, सेकंड नंबर पे वायु, तीसरे नंबर पर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है और चौथे नंबर पर कोरियोलिसिस बल है। तो ये 4 कारक जो हैं ये महासागरीय धाराएं उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो पानी का घनत्व है, यानी कि पानी का घनत्व से अभिप्राय यहाँ पर ये है कि पानी में कुछ जगह खारा जल यानी कि लवण ज़्यादा मिले होते हैं, लवण ज़्यादा मिले होते हैं, कहीं कहीं पर लवण जो होते हैं कम मिले होते हैं, यानी कि जल साफ स्वच्छ होता है।
तो खारा जल होगा, यानी कि जहाँ पर लवण ज़्यादा मिले होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जल भारी हो जाएगा, यानी जिस जल में बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें मिली होंगी, बहुत ज़्यादा लवण मिले होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भारी जल बन जाएगा। और आप हमेशा जानते हैं कि भारी जल जो होता है या भारी कोई भी वस्तु सही, वो क्या होती है, वो नीचे तली में आ जाती है और उसके ऊपर हल्का जल होगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। यहाँ पर भी वही है कि भाई जो खारा टाइप जल होता है वो भारी जल हो जाता है, वो नीचे आ जाता है और हल्का ऊपर पहुंच जाता है। वहीं जो ठंडा जल होता है वो गर्म की अपेक्षा, जैसा आपने देखा सौर ऊर्जा की वजह से गर्म जल होता है ऊपर आ जाता है, ठंडा जल ज़्यादा होता है वो क्या होता है, ठंडा जल नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है। और जो गर्म टाइप है वो जल ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि पानी का घनत्व जो है ये ऊर्ध्वाधर जो गति है जल की उसको प्रभावित करती है। तो आप यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कर लेना, थर्ड पॉइंट यहाँ लिख लेना, पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। वैसे आई होप ये कल पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिया था, लेकिन फिर से आ गया तो आप समझ लीजिए, ठीक है। यानी ऊपर नीचे जो जाता है वो उसके घनत्व पर डिपेंड करता है। और घनत्व किस पर डिपेंड करता है, यानी कि जल ज़्यादा खारा है, उसमें बहुत ज़्यादा लवण मिले हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और हल्का गर्म होगा तो ऊपर सतह पर ऊंचा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने देख ली यहाँ पर। तो थर्ड पॉइंट तो आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ही बताया गया है चौथे पॉइंट में कि ठंडा वाला जल जो होता है ये धाराएं कब उत्पन्न करता है, यानी ध्रुवों की तरफ ठंडा जल पाया जाता है तो ये धाराएं कब उत्पन्न करता है वो ये बताया गया है। देखिए यहाँ बताया गया है कि ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं। ठंडे महासागरीय धाराएं वाली जल ये तब उत्पन्न होती हैं, कब होती हैं, जब जो ध्रुवों के पास वाला जल है ये ठंडा होकर सघन होकर नीचे बैठ जाता है और धीरे धीरे यह विषुववृत्त की ओर गति करने लगता है। तो ऐसे करके ठंडे जल वाली धाराएं उत्पन्न होती हैं। वहीं गर्म जल धाराएं उत्पन्न कैसे होती हैं, यानी गर्म जल धाराएं विषुववृत्त के सतह के साथ, विषुववृत्त के सतह के साथ क्या होता है, जब होते हुए ध्रुवों की ओर ये जाती हैं, यानी कि जब बताया गया है यहाँ पर कि गर्म जल धाराएं विषुववृत्त के सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडे जल का स्थान ले लेती हैं। तो आपने देख लिया, यानी कि एक यहाँ पर जो जल की ऊपर की धाराएं हैं ये क्या हुआ, भारी जल होकर ठंडा होकर ये नीचे की ओर ऐसे करके आगे बढ़ने लगी। और यहाँ से क्या होता है, ये जो जल धाराएं हैं विषुववृत्त की तरफ जल गर्म होकर हल्का हो गया, हल्के होकर ये आगे बढ़ गया, ऐसे करके ऊपर बढ़ गया। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवी पॉइंट है आपका। अब जो धाराएं हैं, यानी धाराएं जो होती हैं ऑब्वियसली बात है अपने साथ जल लेकर आती हैं, तो इनका प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए धाराएं जो होती हैं ये सतह के निकट, यानी जो आपके महाद्वीपों की सतह होती हैं उनके निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं और यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। नॉट का मतलब आप जानते होंगे, जो तरंग होती है, तरंग को मापने की वो है इकाई नॉट। तो यहाँ पर इनकी जो धाराएं हैं, धाराओं को हम उसी में नाप रहे हैं, तो इनकी गति कितनी है, लगभग 5 नॉट से अधिक है, ठीक है। वहीं अगर समुद्र की गहराई में जाएं, सतह की अपेक्षा समुद्र की गहराई वाले जल में जाएं, यहाँ पर जाएं, तो यहाँ पर जो धाराएं हैं, यानी कि जो जल का संचलन वाली धाराएं हैं, उनकी गति काफ़ी धीमी होती है, यानी 5 नॉट से कम होती है। ये आप लिख लेना, ठीक है। पांचवें का सब पॉइंट तो आपने ये तो नोट कर लिया है महासागरीय धाराओं के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग आप डालेंगे महासागरीय धाराओं के प्रकार, यानी महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर ये इसी में सब हेडिंग है महासागरीय धाराओं के प्रकार। पहला पॉइंट यहाँ पे आप डाल लेना है यहाँ पर गहराई के आधार पर, यानी गहराई के आधार पर जलधाराएं, यानी गहराई के आधार पर जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी में पहले का पहला सब पॉइंट ऊपरी जलधारा, यानी महासागरीय जल का जो 10% है वो भाग सतही या ऊपरी जलधारा है और ये महासागरों में कितने मीटर की गहराई तक, सतह से 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित हैं। ये महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक, यानी जो सरफेस का उनका जल है यहाँ से 400 मीटर की गहराई तक ये वाली ऊपरी वाली धाराएं पाई जाती हैं, ऊपरी या सतही जलधाराएं पाई जाती हैं। इसके नीचे वाली जो होती हैं वो गहरी जलधारा में काउंट होती हैं। अब पहले का सेकंड सब पॉइंट गहरी जलधारा, ये क्या होती है। ठीक है, महासागरीय जल का 90% भाग जो है वो गहरी जलधारा के रूप में है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अब बताया गया है, देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र होते हैं, उच्च अक्षांश वाले यानी कि जैसे 70, 80, 90 के बीच वाले, 70, 80, 90 अक्षांश उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो उच्च अक्षांश माने जाते हैं जहाँ पर तापमान जो होता है कम होता है और कम होने की वजह से जल जो है ठंडा होकर उसका घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर कैसी, वहाँ पर गहरी जलधाराएँ बनती हैं, ठीक है, वहाँ पर कैसी गहरी जलधाराएँ बहती हैं, ये आप नोट कर लेना आप पहले के सेकंड सब पॉइंट में। तो ये तो गहराई के आधार पर महासागरीय धाराओं का विभाजन था।
वैसे हम ये वाला जो विभाजन है ये हम ज़्यादा नहीं इसे मानते, हम महासागरीय धाराओं में, क्योंकि महासागरीय धाराएं सरफेस से संबंधित होती हैं, तो यहाँ पर हमारा ठंडे गर्म के आधार पर, तापमान के आधार पर जो विभाजन होता है उसको हम यहाँ पे ज़्यादा वरीयता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट लिख लेना यहाँ पर कि तापमान के आधार पर जल धाराएं। अब तापमान के आधार पर जल धाराएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट आपने डाल लिया होगा, तापमान के आधार पर जल धाराएं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सब पॉइंट है, सब इसमें सेकंड में ठंडी जल धाराएं। ठंडी जल धाराएं उत्पत्ति कैसे होती है वो आपने देख लिया है। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये देखते हैं ये बहती कहाँ कहाँ पर है, ठंडी जल धाराएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए ये सब जानते हैं, ठंडी जल धारा वाला जल जो होता है वो गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं अपना जल। ठीक है, क्योंकि महासागरीय तली से यहाँ से चलता है जल, यानी ठंडा वाला जल यहाँ से चलता है, यहाँ से जो गर्म क्षेत्र होते हैं उनकी तरफ चलता है जल, और गर्म क्षेत्रों वाला जल कहाँ चलता है, ठंडे क्षेत्रों की ओर चलता है। यानी हम ये देख पा रहे हैं क्रम चला आ रहा है, यानी कि यहाँ से जो जल है गर्म जल ऊपरी तरफ जा रहा है, ठंडा वाला जल नीचे से चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ बताई गई है, वो तो आप जानते हैं। यानी ये जो बहती कहाँ पर है ठंडी जल धाराएं, ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। अब महाद्वीपों के, सभी महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर नहीं, यानी कि हमारे जो महाद्वीप हैं तो इनके जो पश्चिमी तट है, ये वाले तट हैं, तो यहाँ पर हमेशा ठंडी जल धाराएं मिलेंगी आपको। ये जो पश्चिमी तट है यहाँ बताया गया है, ये ठंडी जल धाराओं वाले तट हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं, ब्रैकेट में ऐसा दोनों गोलार्धों में जो निम्न और मध्य अक्षांश में क्षेत्र होते हैं, निम्न और मध्य अक्षांश वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये जो ठंडी धाराएं हैं वो बहती हैं कहाँ पर, महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर। यानी कि महाद्वीपों का हम जैसे निम्न जो अक्षांश देख लेते हैं और मध्य अक्षांश देख लेते हैं। निम्न अक्षांश कौन कौन से हैं आपके, निम्न अक्षांश का मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री के आसपास वाले, यानी कि उष्णकटिबंध वाले, और मध्य अक्षांश का मतलब ये हो गया लगभग आपके 60 डिग्री तक, यानी 60 डिग्री तक वाली अक्षांश है, यानी यहाँ तक के अक्षांश जो है 60 डिग्री से नीचे वाले। तो यहाँ पर जो धाराएं हैं ये वाली, ये महासागरीय धाराएं, ये आपकी यानी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर मिलेंगी। ये महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है ये वाला भाग है, तो यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसी में सब पॉइंट है, इसी में ही उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में ये जलधाराएं जो होती हैं ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में जब हम पहुंचते हैं ऊपर, उत्तरी गोलार्ध की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये धाराएं यहाँ मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर, यानी कि ऊंचाई पर मिलेंगी तो वहाँ पर ये इस तरह से मिलेंगी, यानी पूर्व की साइड में मिलेंगी। यानी कि ये आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पूर्व में है ये वाले ईस्ट वाले भाग में धारा मिल रही है आपको, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट यहाँ आप डालेंगे गर्म जलधाराएं। तो गर्म जलधाराओं की प्रकृति जानते हैं, गर्म स्थानों से ठंडे स्थान पर जल पहुँचाना, ये बात आप जानते हैं, ऑलरेडी पहले लिखवा दिया है मैंने। तो ये कहाँ बहती हैं, ये महाद्वीपों के हमेशा पूर्वी तट पर बहती हैं। गर्म जलधाराएं जो होती हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं, यानी कि वही दोनों गोलार्धों के निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वहीं उत्तरी गोलार्ध में इनके साथ थोड़ा उल्टा हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जैसे ठंडी जलधाराएं पूर्वी तरफ आ जाती हैं, तो यहाँ पर ये वाली उत्तरी गोलार्ध में जब गर्म जलधाराएं जो होती हैं ये कहाँ पहुँच जाती हैं, यानी उच्च अक्षांशों में पहुँचकर ये पश्चिमी तट पर बहने लगती हैं। यानी कि जैसे ग्रीनलैंड के यहाँ पर ये ठंडी वाली बह रही है, ठीक है, कोल्ड वाली जलधारा बह रही है, तो यहाँ पर हॉट वाली बहेगी, यानी कि ये गर्म वाली बहेगी। ठीक है, हॉट वाली एच लिख दे रहा हूँ केवल, तो यहाँ पर गर्म वाली जलधारा बहेगी। ठीक है, तो ये तो आपने ठंडी गर्म ये सब देख लिया। अब देखिए यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं, प्रमुख महासागरीय धाराएं बताई तो नहीं है इन्होंने इमेज के जरिए, कि इमेज में दर्शाया गया, लिखना हमें ही खुद है। तो यहाँ पर ये तो हम लिख ही लेंगे अभी, उससे पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। देखिए जो महासागरीय धाराएं होती हैं इन पर जो वायुपेटियाँ होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है। यानी तमाम जो वायुपेटियाँ हैं, जैसे विषुववृत्त पर जो वायुपेटी है, या नीचे की ओर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में जो वायुपेटियाँ होती हैं, तो उन वायुपेटियों का, उन जो वायु चलती है उसका असर पूरा देखा जाता है। तो यहाँ पर वो सब जो वायु की वजह से चक्रवात या प्रतिचक्रवात बनते हैं, तो वो सब चक्रवात या प्रतिचक्रवात इन महासागरीय धाराओं के जल को भी प्रभावित करते हैं। ये बात आप जान लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, आप जान लीजिए। यानी ऑब्वियस सी बात है, चक्रवात वगैरह बनेंगे तो वो समुद्री जल पर ही बनेंगे, तो समुद्री जल पर प्रभावित भी करेंगे। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, इसमें वो मैं लिखवाऊंगा नहीं। दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, इम्पैक्ट क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। इम्पैक्ट यही देखने को मिलता है कि भाई जहाँ पर ठंडी गर्म जलधाराएं आके मिलती हैं वहाँ पर एक घना कोहरा तैयार होता है। ये बात आप पहले से जान चुके हैं, जब मैंने विश्व भूगोल पढ़ा रहा था वहाँ पर आपने देख ली होगी। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट आया है, फैक्ट आया है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना कि जहाँ पर गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है। प्लैंकटन जो कि मछलियों के आहार होता है, तो इसकी बढ़ोतरी में सहायक होती है।
ठीक है। और संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र, क्योंकि मछलियां यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर घना कोहरा भी देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ भी मछलियाँ भी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो होते हैं वो ठंडी गर्म जलधारा के मिलने वाले स्थान पर पाए जाते हैं। तो ये नोट में आप लिख लेना। अब चलिए, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख महासागरीय धाराएं। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो प्रशांत महासागर की धाराओं से करेंगे, क्योंकि प्रशांत महासागर हमारा सबसे बड़ा महासागर है, उसी की धाराओं से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं, अगर हम मैप में देखें तो मैप में ये वाला पोर्शन, यानी कि ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला और ये वाला, ये जुड़ा हुआ होता है। यानी अगर हम मैप में जाएं तो ये दोनों पोर्शन जो है आपके जुड़े हुए मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर 2D इमेज में हमने यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया, यानी द्विआयामी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये अलग अलग देख रहे हैं, जबकि अलग अलग नहीं है, ये वास्तव में दोनों हिस्से मिलाकर आपका प्रशांत महासागर बन जाता है। तो हम ये पहले प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं उनको पहले स्पष्ट कर लेंगे, उसके बाद बाकी जो महासागर हैं उनमें पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना प्रशांत महासागर की धाराएं। तो प्रशांत महासागर की धाराओं में आप यहाँ पर प्रशांत महासागर को हमने 2 भागों में विभक्त कर दिया है। अब चूंकि आपके सामने यहाँ पर विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश बीच से गुजर रही है, तो हमने यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं और नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं ऐसे करके इसे विभक्त कर दिया है। तो आप भी यहाँ पर सब हेडिंग के रूप में आप लिख देना कि उत्तरीय प्रशांत महासागर की धाराएं करके लिख देना यहाँ पर, ठीक है। देखिए, सबसे पहली इसमें जो धारा है उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा में आपकी सबसे पहली जो धारा आएगी उसका नाम है उत्तरी विषुवतीय धारा। यानी कि ये वाली मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ बॉक्स में, ये है उत्तरी विषुवतीय धारा है। देखिए, ये जो धारा है आपकी, ये पूर्व से यानी इस साइड से बहती हुई पूर्व से पश्चिम तक जो आपका उत्तर महासागर है, यानी पूरा प्रशांत महासागर है आपका, इसको आर पार कर देती है। यानी कि यहाँ से बहती हुई पूरा आर पार निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेना कि यह धारा पूर्व से पश्चिम की ओर महासागर के आर पार बहती है। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है। ये स्टार्ट होती है आपका मध्य अमेरिका वाला पोर्शन है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये मध्य अमेरिका वाला पोर्शन बोला जाता है। तो यह मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट, यानी मध्य अमेरिका का पश्चिमी तट है ये वाला हिस्सा, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से आरंभ होकर ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई यहाँ पे पड़ता है फिलीपाइन द्वीप समूह। यहाँ पे कौन सा द्वीप समूह है, यहाँ पे फिलीपाइन वाले द्वीप समूह पड़ते हैं। तो फिलीपाइन द्वीप समूह की ओर बहती हुई ये पहुंचती है। तो आपने लिख लिया होगा, यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई फिलीपाइन द्वीप समूह तक पहुंचती है। तो आपने इसके बारे में नोट डाउन कर लिया। ये तो आपकी थी उत्तरी विषुवतीय धारा। अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि भाई फिलीपाइन द्वीप समूह यहाँ तक, ये धारा जो आई यहाँ से वो यहाँ तक आ गई, यानी फिलीपाइन द्वीप समूह तक आ गई। अब देखिए, फिलीपाइन द्वीप समूह से ये धारा जो थी ये आगे बढ़ जाती है, यानी इससे थोड़ी सी ये धारा जो होती है थोड़ी आगे बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ने के उपरांत क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। आगे बढ़ने के उपरांत ये धारा बन जाती है क्यूरोसिवो की धारा। कौन सी धारा बन जाती है ये बन जाती है क्यूरोसिवो की धारा। तो आप अगली हेडिंग डाल लेना, सेकंड सब पॉइंट यहाँ डाल लेना, यानी उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं में आप यहाँ पे सेकंड आप डाल लेना। सेकंड सब हेडिंग आपकी जो है ये है क्यूरोसिवा धारा। तो इसके बारे में देखेंगे ये कैसी धारा है क्यूरोसिवो वाली। अब देखिए, ये जो धारा आप देख रहे हैं उत्तरी विषुवतीय धारा, एक ठंडी धारा है ये, यानी ये गर्म धारा नहीं है बल्कि ठंडी धारा है। वहीं अब क्यूरोसिवो की बात कर लेते हैं। अब देखिए, क्यूरोसिवो वाली जो धारा आप देख पा रहे हैं तो ये कैसे कैसे बहती है। ये जो आपकी उत्तरी विषुवतीय धारा जो आई है, यानी ये उत्तरी विषुवतीय धारा जो आई है यहाँ पर, तो वो धारा फिलीपाइन द्वीप के साथ ताइवान और जापान के तटाओं के साथ लगते हुए उत्तर की ओर बढ़ जाती है। यानी फिलीपाइन के साथ साथ ताइवान के ऊपर जापान के तटों के साथ साथ लगते हुए ऊपर उत्तर की ओर बढ़ जाती है और वहां पर इसे हम इसको क्यूरोसिवो कहते हैं। और ये वास्तव में एक कैसी जलधारा है, ये एक गर्म जलधारा है। यानी कैसी जलधारा है ये गर्म जलधारा है। मतलब आप समझ गए होंगे, ये उत्तरी जलधारा जो उत्तरी विषुवतीय धारा आई है इसी का विस्तार है और ये बाद में कैसी है, एक गर्म जलधारा है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, आपने ये तो नोट कर लिया यानी क्यूरोसिवो के बारे में। अब देखिए, अगली तीसरी धारा यहाँ पर जो है इसी में ही, वो है आपकी उत्तरीय प्रशांत गर्म प्रवाह। यानी कि ये वाला आप देख पा रहे हैं उत्तरीय प्रशांत, ये वाला गर्म प्रवाह डाल देना यहाँ पे, उत्तरीय प्रशांत गर्म प्रवाह। तो प्रवाह या प्रवाह तो आपने डाल दिया होगा। अब देखते हैं, देखिए इसके बारे में बात करते हैं उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह के बारे में। देखिए यहाँ पर चूंकि इसी इमेज के अंतर्गत हमें सारी धाराएं समझानी है, इसलिए हमें बार बार साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं उत्तरीय प्रशांत वाले की।
अब देखिए ये जापान तक जो धारा आपकी क्यूरोसिबो वाली पहुंची है, यहाँ पर कुछ पछुआ पवनें चलती हैं। पछुआ पवन आप जानते होंगे, जो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होने वाली पवनें हैं वो यहाँ तक चलती हैं, और वहाँ पर चलने की वजह से ये धारा क्या होती है, यहाँ क्यूरोसिबो वाली धारा वो फिर से पुनः इस तरफ बढ़ जाती है, यानी पुनः इस तरफ आ जाती है। इस तरफ आने के उपरांत ये क्या होता है, ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक नीचे कैलिफोर्निया की ओर और दूसरा अलास्का की ओर। ठीक है, ऐसे करके ये विभक्त हो जाती है। यानी यहाँ पर जो आपकी क्यूरोसिबो वाली धारा थी, ये पछुआ पवनों के प्रभाव से आपने कल से अभिप्राय आपका ये है कि आपने इस चैप्टर का जो पार्ट 2 ही था, यानी पार्ट 2 ही मैं पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 2 में बताया था मैंने कि जो ये धाराएं हैं, धाराएं भी सारी जो आपकी धाराएं हैं, ये आपकी जो आपके वाताग्र वाली पेटियां हैं, यानी प्रतिचक्रवात चक्रवात जो भी पेटियां हैं, उन वायु पेटियों से प्रभावित होती हैं, उन वायु पेटियों का अनुसरण करती हैं। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर जो क्यूरोसिबो वाली धारा थी, तो ये पछुआ पवनों के प्रभाव की वजह से यहाँ पर मुड़ जाती है, और मुड़ने के उपरांत पुनः कहाँ पर, ये यूएसए यानी कि आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग में दो भागों में व्यक्त हो जाती है, यानी एक दक्षिण की तरफ चली जाती है और एक उत्तर की तरफ। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, जापान के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद क्यूरोसिबो धारा प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव से महासागर के पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी महासागर जो है, महासागर का यहाँ से ये पश्चिम सिरा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने लगती है, पूर्व की ओर बहने लगती है। इसी में आगे लिख लेना, उत्तरी प्रशांत धारा उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर दो शाखाओं में बंट जाती है। यानी जो आपकी ये वाली धारा है, ये यानी उत्तरी प्रशांत धारा उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर ये दो शाखाओं में बंट जाती है। कौन कौन सी दो शाखाएं हैं, तो यहाँ पर सब पॉइंट करके लिख लेंगे, ए वाली और यहाँ पर बी वाली। तो देखिए ए में हमारी जो धारा है उसका नाम है आपका, यहाँ पर आप लिख लेंगे कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। देखिए पढ़ने में आ रहा है आपके लिए, ये है कैलिफोर्निया वाली धारा, तो इसका जिक्र करते हैं। देखिए ये जो धारा है, ये दक्षिण की ओर जो शाखा मुड़ जाती है और कैलिफोर्निया तट के साथ साथ बहती है, इसलिए इसका नाम कैलिफोर्निया पड़ गया है, ये बात आप जानते हैं। तो यहां पर इतना लिख लेना कि दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा कैलिफोर्निया तट के साथ साथ बहती है, और ये एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। देखिए इस जलधारा के प्रभाव से ही यहाँ पर आपके इस वाले रीजन में, आपके जो अमेरिका का पश्चिमी वाला रीजन है, पश्चिम वाला रीजन है, वेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर दो मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। उनका नाम है, एक मरुस्थल का नाम है मोजाबे, नाम लिखवा दे रहा हूँ, एक मरुस्थल का नाम है मोजाबे और दूसरे मरुस्थल का यहाँ पे नाम है आपका सोनोरन। दूसरे मरुस्थल का नाम है यहाँ पर सोनोरन। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें, इसी में करके, कि यह जलधारा मोजाबे व सोनोरन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ये मरुस्थल यहाँ पर जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके पश्चिमी भाग में मौजूद हैं, जो कि कैलिफोर्निया धारा के प्रभाव की वजह से ही यहाँ पर ये बने हैं, क्योंकि ठंडी जलधारा है, और ठंडी जलधारा जब पश्चिमी छोर पर बहती है तो वहाँ पर क्या होते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये बात आपने लिख ली यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं इसी में बी वाली जो जलधारा है आपकी, अलास्का वाली जलधारा। देखिए अलास्का जलधारा को यहाँ पर आपकी ब्रिटिश कोलंबिया या अलास्का की गर्म जलधारा कहते हैं। यानी अलास्का जलधारा जो है आपकी ब्रिटिश कोलंबिया या फिर अलास्का की गर्म जलधारा के नाम से फेमस है ये, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना कि उत्तरी प्रशांत धारा उत्तर की ओर जाने वाली शाखा, यानी उत्तर जो आपकी उत्तरी प्रशांत धारा की उत्तर की ओर जाने वाली शाखा वामावर्त, यानी वामावर्त मुड़ जाती है। आप दक्षिणावर्त, यानी कि आप जानते हो दक्षिणावर्त इस तरह से होता है, वामावर्त ऐसे, तो ऐसे मुड़ जाती है धारा ये, यानी ये आ रही है धारा, तो वामावर्त ऐसे करके मुड़ गई है। तो वामावर्त मुड़ते हुए अलास्का के तट के साथ बहती है, लिख लिया होगा आपने। अब देखिए अलास्का के तट के साथ ये धारा बहती है, और ये कैसी है धारा है, गर्म जलधारा है। तो आपने ऐसे करके यहाँ पर ये जो जलधाराएं हैं ये आपने कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा में एक चौथी धारा है यहाँ पर, जिसका जिक्र आपके इमेज में है। देखिए यहाँ पर एक समस्या आपके साथ ये है, धाराओं के संदर्भ में बहुत सारी धाराएं जो हैं यहाँ पे, छोटी छोटी धाराएं, वो इन्होंने स्किप कर दी हैं इमेज में, और वो मुझे लिखवानी इसलिए पड़ेंगी क्योंकि उनके बिना हम जो आगामी जो धाराएं हैं वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे वो धाराएं लिखवानी पड़ेंगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे स्टैंडर्ड बुक यहाँ पे उठानी पड़ेगी, बिना स्टैंडर्ड बुक के मैं आपको कवर नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बहुत सारा स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर अब आपकी चौथी जो धारा है ये है ओयाशिबो की धारा, ओयाशिबो धारा। देखिए ओयाशिबो जो धारा है ये वास्तव में एक ठंडी जलधारा है,
कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये आपका जो बेरिंग जलडमरू पड़ता है, यानी ये स्थान यहाँ पड़ता है। देखिए मैं यहाँ पे त्रिआयामी इमेज जो है 3D इमेज नहीं दिखा पाऊंगा, ग्लोब वाली इमेज, इसलिए आपको यहीं समझना होगा। और हो सके तो आप लोग अपनी अपनी जो ऑक्सफोर्ड एटलस है या फिर आपके पास गूगल अर्थ है उस पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप, यानी एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप, तो वहां तक आती है। तो यहां लिख लेना, यह बेरिंग जलडमरू मध्य शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। देखिए यहां पर लाइन में बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको साथ के साथ लिखना होगा। तो यहां पर आपने ये चीजें नोट डाउन कर ली हैं। देखिए ये जो सब था ये आपकी उत्तरीय प्रशांत जो आपकी धाराएं हैं, यानी उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं, उनसे संबंधित था। अब वैसे तो यहाँ पर एक और धारा है जिसका नाम है क्यूराइल धारा, जो कि ओखोतस्क सागर है वहां से निकलती है। क्यूराइल धारा का जल धारा का भी जिक्र नहीं है। ओखोतस्क सागर यहाँ पे कहीं पड़ता है, यहाँ पर, क्योंकि इमेज में जूम नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ से एक धारा निकलती है जिसका नाम है क्यूराइल जल धारा है, ये भी एक ठंडी जल धारा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लिख लेना इस जल धारा का जिक्र भी 5 सब पॉइंट करके, क्योंकि यहाँ पर नहीं दी है, वो भी लिखवा देते हैं जब इतना ही लिखवा रहे हैं। तो इसका नाम है क्यूराइल जलधारा या फिर ओखोतस्क। ठीक है, ये ठंडी जलधारा है, क्यूराइल या फिर ओखोतस्क ठंडी जलधारा। ये शुरू होती है कहां से? ये ओखोतस्क सागर से शुरू होती है और सखालीन द्वीप है, जो सखालीन द्वीप है, तो सखालीन द्वीप के पूर्वी तट तक ये बहती है। यानी लिख लेना, ये ओखोतस्क सागर से शुरू होकर सखालीन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान का जो होकाइडो द्वीप है, तो वहां पर होकाइडो द्वीप के पास ये ओयाशिबो जो धारा बह रही है, तो ओयाशिबो धारा के साथ ये मिल जाती है। ये लिख लिया होगा आपने। तो ऐसे करके आपकी ये यहां पर आपकी प्रशांत महासागर की उत्तरी हिस्से वाली धाराएं सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर, यानी इसी में आपकी प्रशांत महासागर की धाराओं में अगली हेडिंग है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं, तो यहां पर अब आपकी पहली धारा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं में पहली धारा जो आप डालेंगे ये है उत्तरीय विषुवतीय धारा। नहीं, उत्तरी विषुवती नहीं, दक्षिणी विषुवतीय धारा डालेंगे। अब आप उत्तरी विषुवती नहीं है, ये दक्षिणी विषुवतीय धारा है। उत्तरी विषुवती तो ऊपर वाली है, इसके नीचे वाली धारा देख रहे हैं आप, ये दक्षिणी विषुवतीय धारा है ये। तो आप डाल लिया होगा दक्षिणी विषुवतीय गर्म जल धारा। तो ये स्टार्ट कहां से होती है? यह लिख लेना आप, यह पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से, यानी कि पूर्व में, यानी कि अगर यहां से देखें तो ये हिस्सा पूर्व पड़ेगा और ये वाला हिस्सा पड़ेगा आपका पश्चिम पड़ेगा। अगर हम इस महाद्वीप को देखते हैं, यानी आपको इस पूरे मैप को अगर हम देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये अगर ये महासागर का जो आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का ये वाला हिस्सा क्या बोला जाएगा? पूर्व बोला जाएगा, और ये वाला हिस्सा पश्चिम बोला जाएगा। ये बात आप जानते होंगे। तो ये जो जलधारा है यह पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, यानी पश्चिम में ये वाली धारा कहां से कहां तक, ये ऐसे आ रही है और ये आते हुए ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी तट है यहां तक आती है। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ये ठंडी जलधारा है ये तो। अब इसके बाद अगली यहां पर जलधारा जो आएगी, सेकंड सब पॉइंट यहां पे आप डालेंगे, ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा। यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की, मैं केवल लिख दे रहा हूं यहां पर इतना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की ये गर्म जलधारा। देखिए ये जो गर्म जलधारा है ये वास्तव में जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, जिसकी वजह से कोरियोलिसिस बल का इफेक्ट लग रहा है, तो इसकी वजह से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और ऐसे करके ये क्या करती है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बहने लगती है। यानी कि यही धारा जो होती है ये मुड़ जाती है कोरियोलिसिस बल के प्रभाव में, और ऐसे करके दक्षिणी तट के साथ साथ ऐसे करके बहने लगती है ये। तो यहां पर लिख लिया होगा आपने, यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बहने लगती है। ये तो आपने नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर एक अगली जलधारा है, यहां पर तीसरी जलधारा है, इसका नाम है दक्षिणीय प्रशांत जलधारा। लिख लेना आप, दक्षिणीय प्रशांत जलधारा। अब देखिए ये जो जलधारा है, जो तस्मानिया है, तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, जो आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा भी आपने देखी, गर्म जलधारा,
ठीक है। तो ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है, यानी कि यहाँ पर कुछ पछुआ पवनें चलने लगती हैं जिनके प्रभाव में ये जलधारा आ जाती है। तो पछुआ पवनों की वजह से ये जलधारा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व बहने लगती है, यानी इस दिशा से, जो पश्चिम दिशा है इससे कहाँ, पूर्व दिशा, यानी प्रशांत महासागर की पूर्व दिशा, इस ओर ये बहने लगती है ऐसे करके ये, ठीक है। तो ये आप लिख लेना कि तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व बहने लगती है। यहाँ इसे दक्षिणीय प्रशांत धारा कहा जाता है, दक्षिणीय प्रशांत धारा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी प्रशांत धारा कहा जाता है। अब यही धारा जो होती है पछुआ पवनों के प्रभाव में आई है, यही धारा यहाँ पे पहुंच जाती है और ये आपका हम्बोल्ट धारा या पेरू धारा के रूप में फिर जानी जाती है। तो अगली धारा आप देख लेना, पेरू की ठंडी जलधारा। चौथी जलधारा जो है आपकी है ये पेरू की ठंडी जलधारा, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी छोर है वहां पर पेरू के निकट ये धारा बह रही है, ठंडी जलधारा, ठीक है। तो यही आपकी पेरू की ठंडी जलधारा है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जो आपकी दक्षिणी प्रशांत धारा जो भी आ रही है, जिसका जिक्र मैंने तीसरे सब पॉइंट में किया था, देखिए यहाँ पे सिस्टमेटिक पैटर्न में लिखवा रहे हैं सारी धाराएं जिससे कि समझ में आ जाए। तो जो दक्षिणी प्रशांत धारा है जो कि पछुआ पवनों के प्रभाव से यहाँ आई है, यही वास्तव में पेरू की ठंडी जलधारा का रूप ले लेती है। तो दक्षिणी प्रशांत धारा दक्षिण के तट पर पहुंचकर उत्तर की ओर दिशा में, यानी आप लिख लेना दक्षिणी प्रशांत धारा दक्षिण के तट पर पहुंचकर दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा में पेरू के तट के समानांतर बहने लगती है और अंत में दक्षिणीय विस्वती धारा में विलीन हो जाती है। यानी कि ये धारा यहाँ से यहाँ आई, यहाँ जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के रूप में जानी गई, फिर यहाँ से बीच में ऐसे करके बही, ये दक्षिणी जो आपकी मैंने लिखा है प्रशांत जलधारा के रूप में जानी गई, फिर आगे बढ़ी और आगे बढ़कर यहाँ पर इसने ऐसे करके यहाँ पर जो है पेरू की जलधारा का रूप ले लिया, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा जितना मैंने बोला है। अब देखिए इसे हम हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जो आपका अटकामा मरुस्थल है आपका दक्षिणी गोलार्ध बोला हूँ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अटकामा मरुस्थल है, वो अटकामा मरुस्थल ये पेरू की ठंडी जलधारा की वजह से ही बना हुआ है। अटकामा मरुस्थल लिख लेना यहाँ पर कि यह जलधारा अटकामा मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यह आपने लिख लिया। अब देखिए पुनः एक धारा यहाँ पर और रह गई है। अब देखिए मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखवा दिए, 4 धाराओं का जिक्र कर दिया है। एक धारा यहाँ पर और रह गई है, 5वीं धारा, जिसका नाम है दक्षिणीय विषुवतीय प्रतिधाराएं। ये प्रतिधाराएं वाली जिक्र आ रहा है, यानी आप लिख लेना प्रतिविषुवतीय जलधारा। तो ये जो धारा है ये विषुवत रेखा के दोनों ओर से उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय जो धारा है, तो इनके द्वारा जो प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में एक विशाल जलराशि एकत्रित हो जाती है। यानी कि ऊपर से आने वाली धारा, ये उत्तरी विषुवतीय धारा और ये वाली धारा जो निकल रही है, इससे एक विशाल जलराशि यहाँ पे एकत्रित हो जाती है। तो जिसे हम प्रतिविषुवतीय जलधारा या फिर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय धाराओं के द्वारा प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में विशाल जलराशि के एकत्र होने से पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रतिविषुवतीय जलधारा का जन्म होता है। प्रतिविषुवतीय जलधारा का जन्म होता है। अब देखिए आपने जो अल नीनो वाला इफेक्ट था, अल नीनो वाला इफेक्ट आप पहले ही लिख चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं। अल नीनो वाली इफेक्ट का मतलब ये होता है जिस साल अल नीनो की घटना होती है वहां पर पेरू की जलधारा गर्म जलधारा में तब जो है कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से संसार भर में मौसमी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये बात आप पहले से जानते हैं। तो ये तो भाई थी आपकी कहाँ की, प्रशांत महासागर की सारी धाराएं जो थी वो आपने नोट कर ली हैं। देखिए इन्हें लाइटली नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और खास करके पीसीएस एग्जाम में एक प्रश्न हर बार आता है इनसे। अब अगली जो धाराएं हैं आपका जो अटलांटिक महासागर है, पूरा ये पोर्शन जो है अटलांटिक महासागर का ही पोर्शन है, मैंने लाइन खींच दी इसी वजह से। तो इसको भी हमने वैसे ही लिखना है जैसे हमने प्रशांत महासागर लिखा, अटलांटिक महासागर को भी वही लिखने का तरीका है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं ऐसे करके हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो आप डाल लेना इसमें हेडिंग उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। पहली धारा जो आपकी है यह है उत्तरीय विषुवतीय धारा। उत्तरीय विषुवतीय धारा ये आपकी पहली जलधारा है इसमें, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं में। देखिए ये जो जलधारा है ये विषुवत रेखा चल रही है, तो विषुवत रेखा के समीप जो उत्तर में सनमार्गी पवनें हैं, इनके प्रभाव से ये पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप तक ये बहती है। यानी कि यहाँ से पूर्व में अफ्रीका का तट है, तो यहाँ से लेकर जो पश्चिम में द्वीप है, यानी यहाँ से आती ये उत्तरी विषुवतीय धारा है, यहाँ तक ये बहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैं एरो बना रहा हूँ उन पर आपको ध्यान देना होगा, तो वहाँ तक ये धारा बहती है। अब देखिए यहाँ पर ये धारा बहने के उपरांत यहाँ पर जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है कैरेबियन सी।
यानी ये वाला जो सी है वो कैरिबियन सी है, और ये वाली जो है ये मैक्सिको की खाड़ी है। इसके बारे में आप जानते होंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जानी जाती है, जो कि इमेज में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ये वाला हिस्सा जो है मैक्सिको की खाड़ी है, और ये आपका जो है ये कौन सा रीजन है, ये आपकी कैरिबियन सी, ठीक है, कैरिबियन वाला सी। तो यहाँ पर अभी आपने उत्तर विस्वती गर्म जलधारा का जिक्र आपने देख लिया। अब यहाँ पर आगे बढ़ने पर क्या होता है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो उत्तरी विस्वती गर्म जलधारा है, चूंकि ये यहाँ पर भी कैरिबियन सी में भी प्रवेश करती है, तो वहाँ पर इसका नाम क्या होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है एंटलीज की गर्म जलधारा। ये लिख लेना आप, एंटलीज की गर्म जलधारा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के, लिखेंगे दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण, पूर्वी तट का जो अवरोध है इसके कारण क्या होता है, दक्षिणी विस्वती जलधारा का दो शाखाओं में विभाजन हो जाता है, और इसकी उत्तरी शाखा जो होती है वो विस्वती धारा में मिल जाती है, और कैरिबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है, जिसे हम कैरिबियन जलधारा या फिर एंटलीज जलधारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग है, वो पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर, यानी जो आपका इसका शेष भाग है पश्चिमी द्वीप समूह इसके पूर्वी किनारे पर, यानी इस वाले किनारे पर, ठीक है, जो यहाँ पे पश्चिमी द्वीप समूह इसके पूर्वी किनारे पर एंटलीज धारा के रूप में जाना जाता है। यानी ये वाला जो समूह है यहाँ पर, इसे एंटलीज धारा के रूप में से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जलधारा जो है आपकी, थर्ड सब पॉइंट है, ये है फ्लोरिडा की धारा, यानी कि फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। अब देखिए ये जलधारा कहां बनती है, ये जो जलधारा है ये उत्तरी तथा दक्षिणी विस्वती धारा का कुछ भाग जो है मैक्सिको की खाड़ी यानी इसमें पहुंच जाता है। ठीक है, और खाड़ी से जल की धारा जो फ्लोरिडा जो द्वीप है, फ्लोरिडा द्वीप के मुहाने से, यानी फ्लोरिडा वाला जो किनारा है यहाँ से मुहाने से ये निकलती है, और वहां पर इसमें एंटलीज की जो जलधारा है, ये वाली जलधारा एंटलीज वाली है, वो भी यहाँ पर इसमें इस मुहाने पर आके मिल जाती है ऐसे करके। ठीक है, तो संयुक्त रूप में इसे फिर हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्लोरिडा की धारा, इसे फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने फ्लोरिडा की धारा भी लिख ली होगी। अब देखिए फ्लोरिडा की धारा जो है, ये जो फ्लोरिडा की धारा जो कि आपकी एंटलीज की धारा के मिलने के बाद बनी है, ये जो धारा है आगे बढ़कर ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा का रूप ले लेती है। यानी अगली धारा जो आपकी है ये है चौथे नंबर की, ये है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। अब देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ये हैट्रस बोलते हैं इसे, हैट्रस अंतरीप या केप ऑफ हैट्रस बोलते हैं, जो निकला हुआ भाग है इस तरह का। ठीक है, तो यहां बताया गया है हैट्रस अंतरीप के आगे ग्रैंड बैंक तक फ्लोरिडा धारा को हम, यानी आप लिख लेना हैट्रस अंतरीप, यानी केप को अंतरीप कहते हैं, यानी कि आपने देखा हो केप ऑफ गुड होप इसे कहते हैं। ठीक है, केप केमोरिन आपने देखा था, ये सब चीजें आपने देखी थी। तो ये जो आपकी है ये हैट्रस अंतरीप जो पड़ता है, हैट्रस अंतरीप से लेकर जो ग्रैंड बैंक है, मछली पकड़ने वाला स्थान है, हैट्रस अंतरीप से लेकर लिख लेना, हैट्रस अंतरीप से आगे ग्रैंड बैंक तक फ्लोरिडा धारा को हम गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं ये। ठीक है, जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के, कौन सा द्वीप, एक न्यू फाउंडलैंड द्वीप पड़ता है आगे, तो वहां पर इसे जो है, यानी न्यू फाउंडलैंड द्वीप के ग्रैंड बैंक जहां पर मछली पकड़ने वाला स्थान है, वहां तक ये इसी नाम से जानी जाती है। यानी हैट्रस अंतरीप से आगे ग्रैंड बैंक तक फ्लोरिडा की जो धारा है गल्फ स्ट्रीम इसे धारा कहते हैं, और जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप है इसका जो ग्रैंड बैंक पड़ता है, तो वहां तक ये इसी नाम से बहती है। अब देखिए अगली जलधारा जो है आप देख पा रहे हैं लेब्राडोर वाली है, थोड़ा ऊपर से दिखते हैं, ये धारा जो आ रही है ये लेब्राडोर वाली है, ये पांचवी जलधारा है आपकी, यह लेब्राडोर जलधारा। तो यहां पर देखते हैं, देखिए ये जो जलधारा है ये आपकी ऊपर बेफिन की खाड़ी है, यानी कि जो है गल्फ ऑफ बेफिन, तो बेफिन की खाड़ी, यानी कि आप लिख लेना यहां पर, यह धारा बेफिन की खाड़ी और डेविस जलदमरू मध्य से, डेविस जलदमरू मध्य है, तो वहां से लेकर लेब्राडोर तक, लेब्राडोर तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है।
यानी उत्तर से कैसे कैसे दक्षिण की तरफ ये बहती हुई आती है, ठीक है। और यहां पर ही इसमें जो है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जो है ग्रैंड बैंक के समीप मिल जाती है, यानी ये वाली धारा भी यहां पर इसमें मिल जाती है, ठीक है, यहां पर। और देखिए लेब्राडोर धारा जो है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। और यहीं पर आप जानते होंगे प्लैंकटन की वृद्धि यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, मछलियाँ बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती हैं यहाँ पर ग्रैंड बैंक, यानी यहाँ पर लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा यहाँ पर आके मिलती हैं ग्रैंड बैंक के समीप। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मछलियों के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। उसके बारे में हम बता चुके हैं पहले ही, क्यों माना जाता है वो, क्योंकि प्लैंकटन की वृद्धि होती है। प्लैंकटन जो होता है मछलियों का आहार होता है। तो ये तो आपकी कौन सी धारा हुई, ये आपकी धारा हुई लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे मिल गई। अब देखिए लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो धारा मिली है ये मिलने के बाद आगे बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है यहीं पर रुक गई। आप देख पा रहे हैं जो एरो यहाँ पर जा रहे हैं, ये दोनों धाराएं यहाँ पे मिल गई कल यहाँ पर ग्रैंड बैंक पर, अब लेकिन आगे बढ़ गई हैं एक उत्तरी अटलांटिक अपवाह के रूप में। और उत्तरी अटलांटिक अपवाह में से भी एक धारा यहाँ पे इस तरह से मुड़ गई है नीचे की तरफ, तो वो अब देखेंगे यहाँ पर। तो अगली जलधारा यहाँ पे अब आपकी 5वीं जलधारा है, ये वाली है उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा। तो आप यहां पे लिखेंगे, यहां लिखेंगे ग्रांड बैंक से, कौन सी बैंक से, ग्रांड बैंक से, ठीक है, ग्रांड बैंक से गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवन के प्रभाव में आकर, पछुआ पवन के प्रभाव में आकर ये क्या करती है, ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यानी पूर्व, यहां से ये हिस्सा जो है पूर्व की ओर, यानी कि ये वाला हिस्सा पश्चिम माना जाएगा और ये पूर्व हिस्सा माना जाएगा। तो यहां से पूर्व की ओर ये मुड़ जाती है, ठीक है, और पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अटलांटिक महासागर के आर पार उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या अपवाह के रूप में बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कनारी धारा या कनारी की ठंडी जलधारा जो है वो अब देखेंगे। 5वीं जलधारा आपकी है कनारी ठंडी जलधारा, कनारी की ये वाली धारा जो है ये ठंडी जलधारा देखेंगे। अब लिख लेना आप, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है और ये जब ठंडे क्षेत्र से होकर गुजरती है, यानी कि यह अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है ये धारा, ये वाली। और देखिए कनारी की जलधारा की वजह से ही आपका यहाँ पर सहारा डेजर्ट का निर्माण हुआ है। ये पूछा जाता है काफी बार, कौन सी जलधारा के प्रभाव की वजह से सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ, कनारी की जलधारा के प्रभाव से। तो आप यहाँ पे इतना लिख लेना कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है और कनारी की ठंडी जलधारा सहारा मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो ऐसे करके आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की मेन जो धाराएं थी वो सभी आपने देख ली हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं थी। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग इसी में डाल लेना, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है ये वाला पोर्शन है, यहाँ की धाराएं अब हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली आपकी जलधारा है वो है आपकी दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा। आपका पहला सब पॉइंट है, ये लिख लेना दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा। तो आप लिख लेना यहाँ पर, यह धारा जो है ये कहाँ से कहाँ तक, ये विषुवत रेखा के दक्षिण में उसके समानांतर, यानी विषुवत रेखा जो है आपकी जा रही है इसके दक्षिण में, इसके समानांतर पैरेलल रूप से कहाँ से कहाँ तक, पूर्व से, यानी ये हिस्सा पूर्व माना जाएगा इसका महासागर का अटलांटिक का, ये वाला पश्चिम माना जाएगा। देखिए बार बार दिशाएं मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप। तो ये यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहती है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यह धारा विषुवत रेखा के दक्षिण में उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली जलधारा, यहाँ पर ये आएगी आपकी अगली जलधारा, ये है ब्राजील की धारा। यहाँ पे अगली हेडिंग आप डाल देना यहाँ पर, ये है आपकी यहाँ पर ब्राजील की गर्म जलधारा, यानी ये दक्षिणी विषुवतीय धारा है, ये आगे चलकर ये ब्राजील की गर्म जलधारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ लिख लेना कि ब्राजील धारा उच्च तापमान और उच्च लवणता वाली ये गर्म जलधारा है और इसका निर्माण जो है वो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के विभाजन से और उसके दक्षिण की ओर मुड़ जाने से होता है। और ये किसके तट के समानांतर चल रही है, क्योंकि नाम ब्राजील धारा पड़ा है तो ब्राजील के तट के समानांतर ये बहती है, ब्राजील देश है उसके समानांतर ये बहती है, इस वजह से इसका नाम ब्राजील धारा पड़ा है, ब्राजील की गर्म जलधारा पड़ा है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब अगली धारा है नीचे की तरफ, ये है फॉकलैंड। तीसरी धारा जो आप लिखेंगे यहाँ पर, ये तीसरी धारा का जिक्र यहाँ पे किया गया है, ये है फॉकलैंड की धारा। लिख लेना आप, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। तो लिख लेना यहां पर, ठंडे जल की धारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट, ये वाला तट हुआ,
तो इसके साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे की तरफ से उत्तर की ओर ये बहती है। ठीक है, ये लिख लेना, ये ठंडे जल की धारा दक्षिण अमेरिका से के दक्षिण पूर्वी तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए यहां पर ये सारी धाराएं जो है आपने ये नोट कर ली हैं। अब यहां पर एक अगली धारा इसमें है, चौथी धारा जो है, तीसरी धारा नोट कर ली है, अब चौथी धारा यहां पर एक और है, यहां पर इसी में ये है, ये धारा मतलब ये आपकी यहाँ पे हो रही है, ये मिल रही है, नीचे से फॉकलैंड आ रही है, ऊपर ब्राजील आ रही है, इन दोनों का मिलान यहाँ पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे घना कोहरा बन रहा है। और यहाँ पर भी वही इफेक्ट, पछुआ पवनों का प्रभाव आ गया, तो पश्चिमी पवन प्रवाह की वजह से धारा आगे बढ़ गई ऐसे करके, तो इसका नाम हमने लिख दिया दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, यानी कि क्या नाम दे दिया हमने इसे, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का नाम दे दिया, ऐसे लिख देना दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। तो आप लिख लेना यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव से ब्राजील धारा तथा फॉकलैंड धारा की संयुक्त जलधारा, यानी आप लिख लेना पछुआ पवनों के प्रभाव से ब्राजील धारा तथा फॉकलैंड धारा का संयुक्त जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। और ये तो आप जानते हैं पश्चिम से पूर्व ये धारा जब बहने लगी तो अब ये सी बात है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। और यही जलधारा जो होती है धीरे से कहाँ आ गई, आपके जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है वहां पर ये बहने लगती है ऐसे करके, ये जहां पर इसे बेंगुला धारा के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर अब आप पांचवी धारा लिख लेना इसी में, ये है बेंगुला धारा, लिख लेना यहां पर। यह ठंडी जल धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। और देखिए बेंगुला जलधारा की वजह से यहां पर जो आपका साउथ अफ्रीका में जो मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, वो बेंगुला जलधारा के प्रभाव के कारण ही बना है। ये देखिए बेंगुला धारा और आपकी जो कैनारी जलधारा है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके पूछा गए हैं कि भाई ये कौन कौन से मरुस्थल किन किन धाराओं के प्रभाव से निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मरुस्थल है कालाहारी वो आपका बेंगुला धारा के प्रभाव से निर्मित हुआ है, यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो वो इसी के प्रभाव से निर्मित हुआ है। तो ये आपकी अटलांटिक महासागर की धाराएं थी जिनका जिक्र आपने लिख लिया, उत्तरी अटलांटिक और ये ऐसे करके। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर अपने आवास आते हैं, अब अपने वाले यानी अपने हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। तो चलिए अगली हेडिंग आपकी है हिंद महासागर की धाराएं। अब देखिए हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर की मोस्टली धाराएं जो होती हैं वो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में ही पड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में धाराएं इसकी इतनी नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में मेनली इसकी सारी धाराएं ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे नहीं करेंगे उत्तरी हिंद महासागर या दक्षिणी बंद हिंद महासागर की, क्योंकि धाराएं इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हमारी इसमें सबसे पहली जो धारा है हिंद महासागर में, तो ये है आपकी उत्तरी पूर्वी मानसून धारा, उत्तरी पूर्वी मानसून धारा, लिख लेना आप उत्तरी पूर्वी मानसून धारा। अब देखिए यहां पर ये वाली जो धारा है ये कहां से कहां तक चलती है, तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून धारा जो है, यानी कि ये लगभग यहां पे चलती है उत्तरी पूर्वी मानसून धारा। तो ये शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जो हैं ये कहां से कहां तक चलती हैं, ये स्थल से जल की ओर चलती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, जिसकी वजह से उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान और सोमाली के मध्य पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली जो जलधारा है उसको हम उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, जिसके कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान तथा सोमाली द्वीप, यानी अंडमान निकोबार ये पड़ता है यहाँ पर और सोमाली द्वीप यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पर जो धारा है प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा कहते हैं। यानी यहाँ पर ये धारा प्रवाहित हो रही है तो इसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा के रूप में से जाना जाता है। ये आपने लिख लिया होगा। अब इसी में ही अब नीचे अगली हेडिंग है, ये है दक्षिणी, यहाँ पे आप लिख लेना दक्षिणी पश्चिमी, देखिए ये लिख लेना दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा। तो ये ग्रीष्म ऋतु में बनती है, ये ग्रीष्म ऋतु में जनती है, आप इसके प्रभाव से आप अच्छे से यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर आप कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी, यानी कि जो आपका महासागर है हिंद महासागर दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा, यानी कि यहाँ पर लगभग यहाँ पे बनती है ये वाली। तो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में जल का प्रवाह, ये प्रवाह जो होता है वो पश्चिम से यानी इस दिशा से पूर्व की ओर बहने लगती है
और दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा से ही हमारे देश में मानसून का आगमन होता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया होगा आपने कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में जल का प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होने लगता है। और यहीं इसमें लिख लेना विराम लगा के, यह धारा अफ्रीका के पूर्वी भाग से में उत्पन्न होकर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। यानी कि इसी धारा से मेनली आपके देश में मानसून आता है, ये बात आप जानते हैं। अगली जलधारा है, ये है आपकी दक्षिणीय विषुवतीय धारा, ये वाली तीसरी जलधारा जो है आपकी ये है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो इसका जिक्र किया गया है, दक्षिणीय विषुवतीय जलधारा की जिक्र किया गया है यहाँ पर। इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो जलधारा है, ये आपकी जलधारा दक्षिणी हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन की वजह से चलती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहना कि यह धारा ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के तटों के मध्य, ये जो धारा है दक्षिणी पश्चिमी ये वाली, ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के तटों के मध्य, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे चलती है ये वाली। ठीक है, के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिणी विषुवतीय धारा में लिख लिया होगा कि यह धारा कहाँ से कहाँ तक, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी से लेकर या ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के तटों में के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अगली जलधारा यहाँ पर अब आपकी आएगी, देखिए ये है आपकी, देखिए मोजाम्बिक वाली जलधारा यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है मोजाम्बिक चैनल का, क्योंकि यहाँ पर इमेज इतना छोटा है तो मोजाम्बिक का जिक्र कर पाना मुश्किल है। चलिए मैं लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर अगली चौथी जलधारा जो है ये है मोजाम्बिक वाली, मोजाम्बिक की गर्म धारा, जो कि ये देखिए ये जो दक्षिणी विषुवतीय धारा है इसी की एक शाखा आगे बढ़ते हुए ऐसे करके यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल में प्रवाहित होने लगती है। तो जिसे हम किस नाम से, मोजाम्बिक धारा कहलाती है। तो यहाँ लिख लेना कि दक्षिणी विषुवतीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल में होकर बहती है, जो मोजाम्बिक धारा कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर मोजाम्बिक के बाद एक जलधारा और आती है जिसका नाम है मेडागास्कर वाली। मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली जो धारा है उसे हम मेडागास्कर धारा कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना आप, मेडागास्कर द्वीप के पांचवी जलधारा जो है मेडागास्कर द्वीप के, देखिए ये आप सब अपने मैप में देखेंगे, चूंकि यहाँ पर इसे हम बार बार जूम नहीं कर सकते हैं, तो आप लिख लेना यहाँ पर कि मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली दक्षिणीय भूमध्य रेखीय धारा की दूसरी शाखा मेडागास्कर धारा कहलाती है। अब इसके बाद अगली जो जलधारा आती है, यानी कि छठवीं जलधारा जो आएगी आपकी, ये है अगलुहास, यानी कि अगली जलधारा जो है ये अगलुहास वाली है। ठीक है, तो अगलुहास, अब देखिए अगलुहास की जलधारा जो है ये मोजाम्बिक चैनल वाली जो जलधारा है, और यहाँ पर एक जलधारा जो मेडागास्कर द्वीप समूह वाली जलधारा है। तो ये दोनों जो जलधाराएं मिल जाती हैं तो इससे मिलने के संयुक्त रूप से क्या बनती है, अगलुहास की गर्म जलधारा बनती है। तो यहाँ लिख लेना मोजाम्बिक धारा तथा मेडागास्कर धारा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती हैं तथा संयुक्त रूप से ये प्रवाहित होती हैं, जिसे अगलहास धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो जलधारा है वास्तव में ये जलधारा अगलहास वाली, ये पश्चिमी जो पछुआ पवन है इनके प्रभाव में आ जाती है और ऐसे करके पश्चिमी की ओर यहां से प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए यहाँ लिख लेना आप अगली यानी छठवीं यहाँ पे जलधारा जो है ये आप लिख लेना, यहाँ पर ये आप लिखेंगे, यहाँ पर ये है पछुआ पवन प्रवाह। देखिए पछुआ पवन प्रवाह जो है ये धारा जो है हिंद महासागर के दक्षिण में, हिंद महासागर जो है इसके दक्षिण में पश्चिम से पूर्व यानी अगलहास धारा जो है जो पछुआ प्रवाह की वजह से अगलहास धारा यहाँ तक आ गई है, वास्तव में वही आपकी जो है पछुआ पवन प्रवाह है। ठीक है, तो लिख लेना यह धारा हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है, यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक यहाँ से प्रवाहित होती है यहाँ तक। अब अगली जलधारा जो है सातवीं जलधारा यहाँ पर आप लिखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया वाली है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। तो यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर कि पछुआ पवन की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में यहाँ से बहती हुई निकल जाती है और दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट यानी यहाँ से ऐसे इस तट से होती हुई उत्तर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और इसे हम दूसरी शाखा को किसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा कहते हैं। और ये जो जलधारा है आपकी ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल यानी जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है
तो उसके लिए ये जलधारा जो आपकी है यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा, ये उत्तरदायी है, ये आप लिख लेना, ठीक है। देखिए इसी के साथ आपकी जो ये जलधाराएं हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो जलधाराएं हैं वो मेनली इन्हीं 3 जो महासागर हैं आपके, यानी आपकी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन्हीं महासागरों में हैं मेनली ये धाराएं। तो ये धाराएं आपने यहाँ पे नोट कर ली। इसी नोट के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखिए आशा करता हूँ आप लोग अगर प्रॉपर वे में नोट बना के लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और धाराएं मैंने अलग से क्यों लिखवाई हैं, यहाँ पर लिखवाने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पर हर साल 1 या 2 प्रश्न इन धाराओं से पूछे जाते हैं। खास करके मैंने बताया जैसे कनारी धारा हुई, बेंगुला धारा हुई कि इनसे कौन सा मरुस्थल बन रहा है, कैलिफोर्निया धारा से कौन सा बन रहा है, पेरू धारा की भी ऐसे कौन सा मरुस्थल बन रहा है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर करके, इसलिए धाराएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।